रात के लगभग 10 बजने वाले थे। कमलापुर गांव के बाजार में जो दिन भर चहल पहल रहती थी, वो अब एक डरावने सन्नाटे में बदल चुकी थी। दुकानें एक एक करके बंद हो चुकी थीं और चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। बाजार के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित डॉक्टर निखिल शर्मा का क्लिनिक अभी भी खुली है। निखिल ने कुछ ही महीने पहले इस गांव के सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर ज्वाइन किया था। वैसे तो वो एक सरकारी डॉक्टर था, लेकिन गांव वालों की भलाई के लिए वो शाम से लेकर रात 9 से 10 बजे तक अपने इस क्लिनिक में भी मरीजों को देखता था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ताला लगाकर वो बस अपनी साइकिल के पास आकर खड़ा ही हुआ था कि क्या बात है, इस समय इतनी रात गए, फिर किसने फोन कर दिया? गौरी के भी तो फोन करने का ये समय नहीं है, वो तो अब तक सो चुकी होगी। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं डॉक्टर बाबू। मेरी दुनिया लुटने वाली है। कृपया इसी वक्त मेरे घर थोड़ा आ जाइए, वरना मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? और अगर आपकी पत्नी की ऐसी हालत है तो आप उन्हें तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले आए? इतनी रात को मुझे घर बुला रहे हैं। अगर हालात ऐसे होते कि मैं उसे हिला भी सकूं, तो क्या मैं उसे लेकर नहीं आता? आप इतनी बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? एक एक पल भारी पड़ रहा है। जल्दी आ जाइए। मेरी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। अच्छा ठीक है, अब घबराइए मत, मैं आ रहा हूं। अपना पता बताइए, कहाँ आना है मुझे? वो जो कमलापुर का पुराना श्मशान घाट है ना, बस उसी श्मशान घाट के बिल्कुल सामने आ जाइए। वही मेरा घर है, ठीक है? जल्दी आइएगा। फोन कटने के बाद कुछ सेकंड तक निखिल बिल्कुल सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया, मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। श्मशान घाट का नाम सुनते ही सीने के अंदर दिल किसी अनजाने डर से जोर जोर से धुक धुक करने लगा था। इतनी रात को वो भी श्मशान घाट की तरफ जाना, क्या ये सच में ठीक रहेगा? रास्ता भी बहुत सुनसान है, लेकिन एक डॉक्टर होकर किसी मरते हुए इंसान को मैं ऐसे मरने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकता। ये मेरे पेशे से गद्दारी होगी। नहीं, मुझे जाना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। एक बीमार की जान बचाना अपना सबसे बड़ा धर्म मानकर निखिल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। साइकिल की लाइट कच्ची सड़क के सन्नाटे को चीर रही थी और उसी रोशनी का पीछा करते हुए निखिल उस डरावनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर तेजी से साइकिल चलाते हुए निखिल बाजार के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर पहुंचा। वहां अब भी रमन की छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी। रात कितनी भी हो जाए, गांव के एक दो लोग अक्सर यहां बैठकर अपनी गपशप करते ही रहते थे। अरे डॉक्टर बाबू, इतनी रात गए, इस समय कहां की तैयारी है? आपको तो हमने इतनी रात को इस तरह हड़बड़ी में बाहर निकलते बहुत कम ही देखा है। सब खैरियत तो है? और मत पूछिए हरिशंकर काका, बस अचानक से एक बहुत ही जरूरी काम आ गया। एक मरीज की जान खतरे में है। सच कहूं तो इतनी रात को जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी है, जाना ही पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? आप डॉक्टरों का तो यही सबसे बड़ा धर्म है ना, दूसरों की जान बचाना। रात क्या और दिन क्या। हाँ भाई रमन, ये तो तूने बिल्कुल 100% की बात कही। डॉक्टर बाबू, अगर आप कहें तो एक कड़क चाय बना दूं क्या? थोड़ी थकान मिट जाएगी। नहीं रमन भाई, आज नहीं, अभी चाय पीने का बिल्कुल समय नहीं है। तुम बस मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो कमलापुर का पुराना श्मशान घाट यहां से और कितनी दूर है? श्मशान घाट का नाम सुनते ही रमन और हरिशंकर चौंक जाते हैं। हरिशंकर के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ एक अजीब और डरी हुई नजर से देखते हैं। श्मशान घाट? वो तो बस यहीं से थोड़ा ही दूर है डॉक्टर बाबू, पर सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, एकदम पक्की सड़क से ही लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं चलता हूं, समय नहीं है।
एक पल की भी देरी किए बिना निखिल आगे की तरफ निकल गया। लेकिन इधर डॉक्टर के मुंह से इतनी रात को उस मनहूस श्मशान घाट का नाम सुनते ही रमन और हरिशंकर के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। ओ हरिशंकर काका, इतनी रात को इस घने अंधेरे में डॉक्टर बाबू उस श्मशान घाट के सामने क्या करने जाएंगे भला? वहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। आपने पूछा नहीं कि क्या काम है? पता नहीं रमन, लेकिन मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो जगह अच्छी नहीं है। भगवान ही मालिक है अब डॉक्टर बाबू का। लगभग 20 मिनट तक उस घने अंधेरे और सुनसान रास्ते पर साइकिल चलाने के बाद आखिरकार निखिल उस मनहूस जगह पर पहुंच ही गया। कमलापुर श्मशान घाट। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। कुछ ही घंटे पहले बारिश हुई थी, इसलिए हवा में एक अजीब सी ठिठुरन और गीली मिट्टी के साथ जलती हुई चिताओं की राख की महक घुली हुई थी। क्या बात है, यहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस आदमी ने तो फोन पर कहा था कि वो यहीं श्मशान के बिल्कुल सामने खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन यहां तो कोई घर भी नहीं है। चक्कर क्या है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहीं किसी ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं? मैं यहीं हूं डॉक्टर बाबू, आपके बिल्कुल पास, आपके पीछे ही खड़ा हूं। अचानक आई उस सर्द आवाज को सुनते ही निखिल के सीने में जैसे कोई मरोड़ सी उठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ का कोई नुकीला टुकड़ा बिजली की रफ्तार से उसके कान के अंदर घुस गया हो। फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हुए उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ये क्या? कौन है आप? और इस तरह अचानक मेरे पीछे मुझसे सटकर क्यों खड़े हो गए? ये क्या डॉक्टर बाबू, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं वही हूं जिसने कुछ देर पहले आपको फोन करके यहां बुलाया था। आपने मुझे फोन किया था, लेकिन आपने तो कहा था कि यहां पास में आपका घर है। यहां तो दूर दूर तक खंडर और श्मशान के अलावा कुछ नहीं है। और आपकी पत्नी कहां है? आप तो कह रहे थे कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसकी जान जाने वाली है। निखिल का सवाल सुनकर अचानक उस आदमी के चेहरे पर एक बेहद अजीब और खौफनाक हंसी फूट पड़ी। उसकी वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें मौत की ठंडक और एक दरिंदे की भूख छिपी थी। हाँ डॉक्टर बाबू, मैंने बिल्कुल सच कहा था। हालत सच में बहुत खराब है, एकदम जान जाने वाली हालत है। तड़प तड़प कर जान निकलेगी, लेकिन मेरी पत्नी की नहीं। मतलब ये कैसी पहेलियां बुझा रहे हैं आप? आपकी पत्नी नहीं तो किसकी जान? आप असल में हैं कौन? सच सच बताइए। मैं तो इस श्मशान का सन्यासी हूं डॉक्टर, और मेरा काम है इंसानों को डरना। इसका मतलब आज की रात बहुत दिनों से किसी नए शिकार की जान लेने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था रे डॉक्टर। अब तू मेरी इस भूख को मिटाएगा। भागकर कहां जाएगा? इस श्मशान से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। तू आज कहीं भागकर नहीं जा पाएगा। उस खौफनाक पिशाच को अपनी तरफ आता देख निखिल की सांसें जैसे रुक सी गईं। लेकिन अगले ही पल अपनी जान बचाने की आखिरी और हताश कोशिश में नीचे से पत्थर हाथ में पकड़कर उस सिर पर मारा। ये क्या किया तूने? हे भगवान, क्या ये आदमी मर गया? अब क्या होगा? पुलिस? नहीं, मेरा अब यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। मुझे भागना होगा। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। उस खौफनाक श्मशान घाट से अपनी जान बचाकर भागता हुआ निखिल आखिरकार अपने घर पहुंच गया। घर में घुसते ही उसने किसी से कोई बात नहीं की। अपनी पत्नी गौरी को भी बिना कुछ बताए वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। डर के मारे उसका सीना अभी भी धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर तक बिस्तर पर डर से एड़ियां रगड़ने और करवटें बदलने के बाद थकावट के कारण धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद आ गई। लेकिन यह नींद उसे सुकून देने वाली नहीं थी। क्या रे डॉक्टर, तूने क्या सोचा था? इस तरह मेरे सिर पर वार करके और मुझे मारकर भाग आएगा तो तू जिंदा बच जाएगा?
ना रे ना, तू किसी भी कीमत पर मेरे इन खूनी हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं और अब तुझे भी मरना ही होगा। मरेगा तू, बहुत बुरी मौत मरेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बस एक बुरा सपना था। निखिल ने अपने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सामने की खिड़की खुली हुई थी जो हवा से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। बाहर का घुप अंधेरा कमरे के अंदर झांक रहा था, लेकिन उस खौफनाक सपने के बाद निखिल की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बिस्तर से उठकर उस खिड़की को बंद कर सके। वो बस वहीं सिकुड़कर लेट गया और डरते डरते रात गुजारने लगा। हे भगवान बचाओ! अरे रमनदा, गजब हो गया। न जाने उस बेचारे को इस तरह किसने मार डाला। अरे नवीन, क्या हुआ रे तुझे? सुबह सुबह इस तरह हाफ क्यों रहा है और किसे मार डाला? साफ साफ बता। ओ रमनदा, वो जो पुराना श्मशान घाट वाला रास्ता है ना, वहां सड़क के बीचों बीच एक लाश पड़ी है। और लाश भी ऐसी वैसी नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भयानक साये ने उसकी जान ले ली हो। उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया है और चेहरे पर खौफनाक डर जमा हुआ है। हे भगवान, क्या कह रहा है तू नवीन? वो लाश है किसकी? क्या तूने उसे पहचाना? गांव का ही कोई है क्या? नहीं रमनदा, मैंने उस इंसान को ध्यान से देखा, पर चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारे गांव का है। मैंने उसे पहले कभी इस तरफ नहीं देखा। तभी दुकान के सामने साइकिल की घंटी बजती है। डॉक्टर निखिल अपनी साइकिल से वहीं आकर रुकता है। लेकिन रमनदा, हैरानी की बात यह है कि इससे पहले तो हमारे कमलापुर गांव में कभी ऐसी कोई खौफनाक घटना नहीं घटी। और अगर वो आदमी हमारे गांव का नहीं है, तो फिर श्मशान के ठीक सामने उसकी लाश आई कहां से? किसने नोचा उसे? नवीन की ये बातें निखिल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो लाश किसकी करतूत है। एक पल की भी देरी किए बिना निखिल ने साइकिल से पैर वापस रखा और बिना कुछ बोले तेजी से पैडल मारते हुए अपने घर की तरफ लौट गया। क्या बात है? डॉक्टर बाबू इस तरह बिना कुछ बोले वापस क्यों लौट गए? और कल रात वो उसी श्मशान वाले रास्ते की तरफ ही तो गए थे। तो क्या डॉक्टर बाबू को इसके बारे में कुछ पता है? दिन भर वही खौफ और वो भयानक घटना निखिल के दिमाग में घूमती रही। जब उसे लगा कि बात अब उसके हाथ से निकल चुकी है और कोई अशुभ साया उसका पीछा कर रहा है, तो उसने गांव के सबसे पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव बाबा को अपने घर बुला लिया। निखिल ने श्मशान की वो खौफनाक रात और उस पिशाच की सारी सच्चाई तांत्रिक को सच सच बता दी। मैंने तुम्हारे डर का कारण जान लिया है डॉक्टर। तुम एक बहुत ही खतरनाक और भूखे पिशाच के चंगुल में फंस गए हो, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये बाबा भैरव का दरबार है। मैंने ऐसी बहुत सी बुरी शक्तियों को श्मशान की राख में मिलाया है। यकीन मानिए बाबा, मैं कल रात से ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि कोई भयानक साया मेरे पास लेटा है और मेरी जान लेने की योजना बना रहा है। मैं समझ गया हूं बेटा, मैंने कहा ना, तुम कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हारे इस पूरे घर को एक शक्तिशाली मंत्र कवच में बांध कर जा रहा हूं। किसी भी अशुभ शक्ति या पिशाच के बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे इस मंत्र को तोड़कर तुम्हारे घर की चौखट लांघ सके। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो डॉक्टर, यह कवच सिर्फ घर के अंदर काम करेगा। तुम्हें कम से कम अगले 15 दिनों तक
अपने इस घर के अंदर ही रहना होगा, चाहे जो हो जाए। बाहर कदम मत रखना। अगर तुमने चौखट को पार की तो मौत तो निश्चित है। ठीक है रे बाबा, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। देखते ही देखते कुछ दिन शांति से बीत गए। भैरव बाबा के ताबीज और मंत्रों के कारण इन बीते दिनों में निखिल को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रात को नींद में भी अब कोई डरावना सपना उसे परेशान नहीं करता था। लेकिन वो पिशाच हार मानने वालों में से नहीं था। एक शाम एक बूढ़ा भिखारी निखिल के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। घर में कोई है? बाबूजी, माँ जी, कोई है क्या घर में? 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो बाबूजी। कौन कौन आया है बाबा? आप वहीं रुकिए, अंदर आ जाइए आंगन में, मैं खाना लाता हूं। मैं इस चौखट के अंदर नहीं आ पाऊंगा बेटा। मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर इंसान हूं। मेरे पैरों में अब इतनी ताकत नहीं कि सीढ़ियां चढ़ सकूं। तुम थोड़ा सा कष्ट करके बाहर आ जाओ बेटा, मेरे हाथों में खाना दे दो। क्या बात है, ये भिखारी घर के अंदर क्यों नहीं आना चाहता? ये इतना बूढ़ा इंसान होकर इतनी दूर गांव से चलकर यहां तक आ सकता है, और यहां से बस 2 कदम चलकर चौखट के अंदर नहीं आ पा रहा। जरूर कोई बहुत बड़ा धोखा है। बाबा ने कहा था बाहर नहीं जाना। नहीं बाबा, मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं आऊंगा। आपको भिक्षा चाहिए तो अंदर आइए, वरना आप जा सकते हैं। भिखारी भिक्षा लिए बिना ही वापस लौट गया। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए। इन दिनों में वो पिशाच कई बार अलग अलग भेष बदल कर आया, कभी मुसाफिर बनकर तो कभी कोई अनजान रिश्तेदार बनकर। लेकिन वो किसी भी तरह निखिल को घर की चौखट से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सका। पिशाच की भूख और गुस्सा अब हद से पार जा रहा था। घर में कोई है? डॉक्टर बाबू, क्या आप घर पर हैं? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी जान जा रही है, मेरी मदद कीजिए ना। कौन है इतनी रात को बारिश में? और क्या हुआ है आपको? आप भीग क्यों रही हैं? जल्दी अंदर आ जाइए। मैं उठकर अंदर नहीं आ पा रही हूँ डॉक्टर बाबू। मुझे बहुत तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। मैं आपके अस्पताल गई थी, पर आप वहाँ नहीं थे। गांव वालों ने बताया आप छुट्टी पर हैं, इसलिए मजबूरन मुझे इस हालत में यहाँ आना पड़ा। कृपया मुझे बचा लीजिए डॉक्टर बाबू। एक महिला को इस तरह दर्द से तड़पते देख एक डॉक्टर के रूप में निखिल खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल पसीज गया। वो एक पल के लिए भैरव बाबा की वो सख्त चेतावनी भूल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर की चौखट पार नहीं करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। मैं डिलीवरी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा पकड़कर सहारा देकर उस चबूतरे पर बिठा दीजिए। मुझसे अब एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। निखिल धीमे कदमों से उस महिला की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने उस महिला को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका वो एक कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन गया। पलक झपकते ही वो बेबस महिला धीरे धीरे एक खौफनाक और विशालकाय आदमी के रूप में बदलने लगी। वो और कोई नहीं, श्मशान का वही खूनी सन्यासी था। क्या रे डॉक्टर? हाँ, तूने क्या सोचा था? इस तरह तांत्रिक के धागे बांधकर तू मुझे रोक लेगा और जिंदा बच जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मौत की नींद में सो रहा हूं, आज वो मौत तुझे भी गले लगानी पड़ेगी। ये तुम यहां इस तरह? बाबा का कवच? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था ना, मुझे मारने की सजा तुझे से चुकानी पड़ेगी। आज तू मरेगा डॉक्टर, आज तू मरेगा। निखिल की मिन्नतों का उस पिशाच पर कोई असर नहीं हुआ। पल भर में ही सन्यासी ने अपना सबसे खौफनाक रूप ले लिया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जलने लगीं। इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, पिशाच ने उसके ऊपर छलांग लगा दी।
सन्यासी ने अपने नुकीले दांत निखिल की गर्दन में गड़ा दिए। दांत चुभते ही उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और निखिल के मुंह से दर्द और बेबसी से भरी एक आखिरी चीख निकल गई। उस आखिरी चीख के साथ ही निखिल हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। अपने शिकार को मारते ही वो सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए उस अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। जमीन पर बारिश का पानी तेजी से बह रहा है और जमीन पर बस निखिल का बेसुध और बेजान शरीर पड़ा रह गया।